हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश कटियार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल A1 एग्जाम स्टडी में। आज हम फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एसएससी के और रेलवे ग्रुप डी, एलपी और जेई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये आपको आने वाले हर एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। तो आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और वीडियो को समझते चलना है। तो अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कार का मात्रक है, आपके ऑप्शन दिए गए जूल, न्यूटन, वाट या डाइन। तो इनमें से कौन सा मात्रक है जो कार को हम उससे मेजर करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कार का मात्रक होता है जूल। कार हो गया और ऊर्जा हो गया, इन दोनों के मात्रक सेम होते हैं। कार को भी हम जूल में मापते हैं और ऊर्जा को भी हम जूल में मापते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना, प्रकाश वर्ष इकाई है। आपके ऑप्शन है दूरी की इकाई है, समय की इकाई है, विद्युत की इकाई है या चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। तो आपको बताना है कि प्रकाश वर्ष ऊपर पूछा गया था, कार का मात्रक। अब यहाँ पे बताना है कि इन चारों में से किसके लिए प्रकाश वर्ष को यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश वर्ष को हम दूरी मापने के लिए यूज करते हैं। जो अधिक दूरियां होती है, जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, तो हम उसे प्रकाश वर्ष मापते हैं। और प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई कुल दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना थर्ड क्वेश्चन है, एम्पियर मात्रक है। आपके ऑप्शन है प्रकाश तीव्रता का मात्रक है, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का या चुंबकीय क्षेत्र का। तो आपको बताना है कि एम्पियर निम्न में से किस चीज को मापने के लिए यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, विद्युत धारा को मापने के लिए हम एम्पियर का यूज करते हैं। तो इसे आपको याद रखना है कि एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा ऐसा मात्रक जो दी गए हैं समय का नहीं है, मतलब समय को निम्न में से किस मात्रक द्वारा नहीं मापते हैं। आपके ऑप्शन है अधिवर्ष, चंद्रमाह, प्रकाश वर्ष या इनमें से कोई नहीं। अगर आपने ऊपर मतलब फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कर लेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समय का मात्रक नहीं है। और ये नहीं वाले क्वेश्चन पर तो बहुत ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये नहीं हम लोग पढ़ते ही नहीं कभी। क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन हमें समझ लेते हैं कि समय का मात्रक पूछा गया होगा और नहीं पर ध्यान नहीं देते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक नहीं है। ये मात्रक किसका है? ये मात्रक है दूरी का, जो अभी आपको मैं ऊपर बताया हूँ। क्योंकि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो दूरी तय की जाती है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये किसका मात्रक हुआ? ये हुआ दूरी का मात्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पारसेक इकाई है। आपके ऑप्शन है दूरी का, समय का, प्रकाश वर्ष की चमक का या चुंबकीय बल का। तो आपको बताना है कि निम्न में से किसके पारसेक से किसको मापते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपने आंसर कमेंट करते जाइए, जिससे आपको पता चले कि आपको आंसर पता था। अगर पता है, अगर सही था तो बढ़िया बात है, नहीं है तो आप उसको हमेशा के लिए करेक्ट कर लेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पारसेक इकाई हो जाएगी दूरी की। और पारसेक जो इकाई है ये प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई होती है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ये आपको याद रखना, कभी कभार ये कन्वर्जन में पूछ लिया जाता है कि एक पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष होता है। तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना 6 नंबर क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। आपके ऑप्शन है ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, ऊपर इन दोनों का या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि ल्यूमेन को इन में से किस राशि को ल्यूमेन से मापते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। तो ये आपको याद रखना है कि ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7th क्वेश्चन है अपना, पास्कल किसका मात्रक है। आपके ऑप्शन दिए गए आर्द्रता का, दाब का, वर्षा का या तापमान का। तो आपको बताना है कि इनमें से किस राशि को हम पास्कल द्वारा मापते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाब का। दाब को हम पास्कल से मापते हैं। ये आपको याद रखना। और ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कम से कम सैकड़ों बार तो किसी ना किसी एग्जाम में आया ही हुआ है, तो इसलिए आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना 8 नंबर क्वेश्चन है, कैंडेला किसका मात्रक है। आपके ऑप्शन है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का और ज्योति तीव्रता का। तो आपको बताना है, इसका अपना आंसर सही कमेंट कर दीजिए कि आपको कौन सा ऑप्शन इसमें सही लग रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। तो इस राशि को हम कैंडेला से मापते हैं, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है अपना, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है, मतलब इस राशि को अगर मापते हैं तो उस पैमाने का नाम क्या होगा। तो आपके ऑप्शन है डाइन प्रति सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या मीटर प्रति सेकेंड। तो अपना आंसर बताइए कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर।
इसके द्वारा हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक को मापते हैं। आपको बताना है कि एसआई पद्धति जो है 21 वर्ष शुरू की गई थी। इससे पहले और भी 3 पद्धतियां थी, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। तो इसके पश्चात, इन तीनों पश्चात, ये तीनों अलग अलग देशों की थी कि कहीं पर एमकेएस चल रही, कहीं पर एफपीएस चल रही, कहीं पर सीजीएस चल रही। तो इसके लिए एक इंटरनेशनल पद्धति बनाई गई कि ये सभी जगह पर लागू होगी, तो उसे हम कहते हैं एसआई पद्धति। तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके, ये पद्धति कब आई थी अस्तित्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किन भौतिक राशियों में के बीमी सूत्र समान नहीं है। यहाँ पे मैंने रेड इसलिए कर रखा है नहीं को, क्योंकि हम इसे भूल जाते हैं, तो आपको भी कभी नहीं भूलना है। ये नहीं वाले क्वेश्चंस को हम अक्सर गलत करके आते हैं। तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशियां 2 ऐसी हैं जिनके बीमी सूत्र समान नहीं है, और उसमें 3 ऐसी हैं जिनके बीमी सूत्र समान है। तो उस एक आपको ऑप्शन छांटना है, बल या दाब के, कार्य एवं ऊर्जा के, आवेग एवं संवेग के, भार एवं बल के। तो इनमें से कौन सी ऐसी भौतिक राशियां हैं 2 जिनके बीमी सूत्र समान नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बल एवं दाब की। इनके विमाएं जो होती हैं अलग अलग होती हैं। अगर आपने विमाएं पढ़ी हुई हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कभी भी गलत नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और एक बार अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन अदिश राशि है। आपके ऑप्शन है ऊर्जा, बल आगुण, संवेग या उपयुक्त सभी। आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि अदिश राशि होती क्या है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए कि अदिश राशियां क्या होती हैं। चलिए मैं बताता हूँ। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें हम परिमाण की आवश्यकता नहीं, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। जैसे आप किसी द्रव्यमान को ले लीजिए, अगर वो 1 किलोग्राम का है तो उसमें परिमाण हो गया 1 किलोग्राम। अब उसे दिशा तो चाहिए नहीं कि किस दिशा में 1 किलोग्राम पर बाहर रखा हुआ, तो ये हो गई अदिश राशि। इसी तरीके से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी एक राशि है जो अदिश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा, एक अदिश राशि है। इसे आप किसी भी दिशा में भेज दीजिए, उसे दिशा से मतलब नहीं है, लेकिन इसका एक परिमाण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। ऊपर पूछा गया था अदिश राशि, अब यहाँ पे पूछा गया सदिश राशि। सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों मायने रखते हैं। जैसे आपके ऑप्शन हो गए वेग, द्रव्यमान, समय या लंबाई। इसमें से कोई एक ऐसी राशि है जो कि सदिश राशि है, जिसे परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेग, एक ऐसी राशि है जो कि सदिश राशि है। और ये सभी अदिश राशियां, द्रव्यमान हो गई, समय हो गया, लंबाई हो गई, ये सभी कैसी राशियां, अदिश राशियां हैं। तो इनको आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि मिलती है। अगर पदार्थ का संवेग, पहली बात तो आपको संवेग पता होना चाहिए और उसके बाद वेग का फार्मूला पता होना चाहिए, तभी आप इसको कुछ कर पाएंगे। संवेग का फार्मूला होता है P बराबर m इंटू वी, और वेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। तो v से v कट जाएगा, तो बचा क्या, m को, द्रव्यमान को m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। तो पदार्थ का अगर आप संवेग और वेग का अनुपात निकालेंगे तो उससे हमें प्राप्त क्या होगा, उससे हमें प्राप्त होगा द्रव्यमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये क्वेश्चन भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। तो अपना 14 नंबर क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है या समान बल होता है। जैसे कि अपना ये वातावरण है या क्षोभ मंडल में कोई भी वस्तु आप गिराएंगे तो वहां पर हवा है या कई कण इत्यादि हैं, तो उससे उसकी गति या त्वरण या वेग पर प्रभाव पड़ेगा। अगर आप यही कोई चीज अंतरिक्ष में एक पन्ना और एक कागज साथ में गिराएंगे तो उनका त्वरण उनके भार से डिपेंड नहीं करेगा, वो एक समान त्वरण से गिरता है। तो इसका सही आंसर आप समझ चुके होंगे। अगर स्वतंत्र रूप से शून्य में हम कोई चीज गिराते हैं तो उसका समान त्वरण होता है, ना कि वेग, ना ही गति और ना ही बल। तो ये आपको याद रखना है कि अगर शून्य में आप कोई चीज गिराएंगे तो वो समान त्वरण के साथ नीचे आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसे आप जितनी बार चाहें उतनी बार मोस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपके ऑप्शन है ऊर्जा के संरक्षण पर, बर्नौली प्रमेय पर, एवोगाड्रोस परिकल्पना पर या संवेग संरक्षण पर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिस पर रॉकेट कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण पर, जो कि आपको याद रखना है। और आप देखते रहते होंगे इसरो हर कुछ समय के अंतराल पर कोई ना कोई रॉकेट भेजता रहता है। तो रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, आगे से आपको याद रखना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, अश्व यदि
एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है। मतलब है कि अगर घोड़ा एक खड़ा होता है, उसके ऊपर उस घोड़े को चलाने वाला बैठा है, अगर घोड़ा एकदम चल देता है तो अक्सर आपने देखा होगा जो घुड़सवार होता है वो गिर जाता है। तो किस कारण गिर जाता है? आपके ऑप्शन है जड़त्व आघूर्ण के कारण, द्रव्यमान के संरक्षण नियम से, विश्राम के जड़त्व से, या गति के तीसरे नियम से। तो इनमें से कौन सा ऐसा नियम है जिसके कारण वह घुड़सवार गिर जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्राम के जड़त्व के कारण, क्योंकि वह तो रुका हुआ था और घोड़ा एकदम चलने लगा, तो वो विश्राम के जड़त्व के रूप में था, इसलिए वह पीछे गिर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट ही आपसे सेम लैंग्वेज में एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए, तो इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है। चलती हुई बस अगर अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर गिरते हैं, किसके कारण? ये क्वेश्चन आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो आपको समझना चाहिए। आप सिद्धांत दिए गए सापेक्षता के सिद्धांत के कारण, न्यूटन के पहले नियम से, न्यूटन के दूसरे नियम से और न्यूटन के तीसरे नियम से। तो आपको बताना है किस कारण अगर चलती हुई बस या कार या साइकिल, मोटरसाइकिल, अगर उसमें अचानक ब्रेक लग जाती है तो उस पर बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम। अगर आपने न्यूटन के नियम पढ़े हैं तो आप इनको आंसर कर पाएंगे। तो न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है? अगर कोई वस्तु गति में तो वो गति में रहेगी, अगर विश्राम में तो विश्राम में रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो कोई बस गति कर रही है, अगर उस पर बल लगा देंगे तो हम लोग तो गति कर रहे थे, बस ब्रेक में लगी, ब्रेक बस में लगी, हमें तो लगी नहीं, तो हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो इसको आपको याद रखना कि अगर बस अगली बार बस में आप बैठे और ब्रेक लगे आप आगे की ओर जाएं तो आपको याद रखना है कि हम न्यूटन के प्रथम नियम के कारण आगे की ओर बढ़ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है अपना, बल का गुणनफल है। आपके ऑप्शन है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार एवं वेग का, भार एवं त्वरण का। तो आपको याद बताना है कि बल जो है ये किन दो राशियों का गुणनफल होता है। अगर आपको बल का फार्मूला पता है तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर लेंगे। तो इसका फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, F बराबर होता है m इंटू ए। तो यहाँ पे m जो हो गया वह द्रव्यमान हो गया और जो a हो गया ये रिप्रेजेंट करता है त्वरण को। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब तो आप कर ही लेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बल गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण का। तो ये आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो याद रखेंगे बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण राशियों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है अपना, किसी मनुष्य का भार यदि पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? आपके ऑप्शन है 6000 न्यूटन, 60 न्यूटन, 1000 न्यूटन या 100 न्यूटन। आपको पता होगा कि अपनी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा की अपेक्षा अधिक है, तो वहाँ भार जो है गुरुत्वाकर्षण पर डिपेंड करता है। अगर गुरुत्वाकर्षण कम होगा तो भार भी कम हो जाएगा। तो आपको बताना अगर कोई व्यक्ति चंद्रमा पर पृथ्वी पर 600 न्यूटन का है तो चंद्रमा पर उसे भार कैसा प्रतीत होगा? तो अगर पृथ्वी पर अगर कोई व्यक्ति 100 किलो का है तो वहां पर वो जाके 100/6 हो जाएगा, मतलब छठा भाग वहां पे पहुंच जाता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया 600 न्यूटन, तो इसकी बटे आप 6 कर दीजिए। जब आप 6 कर देंगे तो इसका 600 में 6 का भाग जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा? आ जाएगा 100 न्यूटन। तो आप आगे से याद रखना है, कोई भी भार आपको दिया जाए और पूछा जाए कि चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा तो आप उसमें 6 का भाग दे दीजिए, जो आंसर है वही आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है अपना, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा? आपके ऑप्शन है 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम या 5 किलोग्राम। ये क्वेश्चन सेम टू सेम कई बार ग्रुप डी के एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको बताना है कि पृथ्वी की सतह पर किसी का भार इतना है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। ये कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपने पता होगा कि 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो 1 किलोग्राम में होते हैं, 1 किलोग्राम बराबर होता है 9.8 न्यूटन। तो आपको बताना है कि अगर किसी का भार इतना है तो उसमें कितने किलोग्राम हो जाए। तो 29.4 न्यूटन में आप 9.8 का भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 3 किलोग्राम। तो आपको याद रखना है कि 1 किलोग्राम में 9.8 न्यूटन होते हैं, तो आपको जितना भी वैल्यू दे दीजिए आप उसमें 9.8 का भाग दे दीजिए, वही उसका द्रव्यमान हो जाएगा। तो आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है अपना, लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हैं तो वीडियो को पूरी अंत तक देखते रहिएगा। जब एक चल वस्तु की गति दोगुना कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? आपके ऑप्शन है दोगुनी हो जाती, चौगुनी हो जाती, समान रहती या 3 गुनी हो जाती है।
तो इसके लिए भी आपको फार्मूला पता होगा, तो आप कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अगर आप रट भी लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। गतिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv²। तो यहाँ पे v m क्या है, m है आपका द्रव्यमान और v क्या है, वेग। तो अगर गतिज ऊर्जा को 2v कर देंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो गतिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुनी। तो आपको आगे से याद रखना है कि अगर आप किसी वस्तु की गति 2 गुनी करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। तो आपको याद रखना है 4 गुनी हो जाती है। अगर आप गतिज ऊर्जा 2 गुनी करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है अपना, अगर आप वस्तु की मात्रा बदल देते हैं तो उसमें क्या निम्न में से कौन सा तत्व है जो कि अपरिवर्तित रहेगा। उसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, द्रव्यमान या भार। तो निम्न में से कौन सी राशि ऐसी है जो वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनत्व। अगर आप कोई भी चीज है उसकी 1 किलोग्राम से उसे आप आधा किलोग्राम कर देंगे तो उसमें घनत्व जितना है उतना हमेशा बना रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है। तो आपका तापमान दिए गए 100 डिग्री सी पर, 0 डिग्री सी पर, 4 डिग्री सी पर या -4 डिग्री सी पर। तो इसमें आपको बताना है कि अगर पानी का घनत्व हम किस तापमान पर रखें तो सबसे ज्यादा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सी पर। पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, मतलब सबसे कम स्थान घेरेगा। तो इसको आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट के 6 क्वेश्चन बचे। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, वायु में, निर्वात में, जल में या इस्पात में। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस्पात में। सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होती है इस्पात में। तो इसको आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, सैकड़ों बार पूछा जा चुका है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 25वां क्वेश्चन है अपना, श्यानता की इकाई क्या होती है। ये भी एक पैमाना है। तो आपके ऑप्शन बताने, पॉइज, न्यूटन, पास्कल, ये इनमें से कोई नहीं। तो श्यानता की इकाई को किस के द्वारा मापते हैं, इनमें से कौन सी राशि है जो श्यानता की इकाई है। इसका सही आंसर हो जाएगा पॉइज। ये क्वेश्चन भी सैकड़ों बार पूछा जा चुका है। क्यों, क्योंकि इकाइयों से क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं और यही रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है अपना, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, अप्रगामी या विद्युत चुंबकीय तरंग। तरंगे कई तरह की होती हैं, तो इसलिए पूछा गया कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है। तो अपना आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य तरंग। अब इसके साथ ये क्वेश्चन और भी जुड़ा हुआ होता है। अगर यहीं पे ध्वनि की जगह प्रकाश तरंगे होती तो आपका आंसर क्या होता, कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाता, अगर प्रकाश तरंगों की प्रकृति पूछी जाती तो वह होती अनुप्रस्थ तरंगे। तो ये आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तेल दीप की बत्ती में तेल किस स्पेस है, किस क्रिया के कारण ऊपर चढ़ता है। आपके ऑप्शन है, दाब अंतर के कारण, केशिका क्रिया के कारण, तेल की निम्न श्यानता के कारण या गुरुत्वीय बल के कारण। आपने देखा होगा पहले घरों में लैंप होती थी जिसमें हम तेल भर देते थे और उसकी बत्ती घटाया बढ़ाया करते थे, तो बत्ती में तेल ऊपर चढ़ा करता था। तो किस क्रिया के कारण चढ़ता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा केशिकत्व क्रिया के कारण। तेल की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। और ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। आपके ऑप्शन है 332 मीटर प्रति सेकंड, 220 मीटर प्रति सेकंड, 110 मीटर प्रति सेकंड या 232 मीटर प्रति सेकंड। आपने ऊपर देखा था कि सबसे अधिक वेग पूछा गया था ध्वनि का। तो हर एक माध्यम में हर एक चीज का वेग अलग अलग होता है। जैसे आप मतलब अपने नेशनल हाईवे पर बाइक चलाएं या 4 व्हीलर चलाएं या एक्सप्रेस वे पर चलाएं, तो हर जगह की लिमिट अलग अलग होती है। तो आपको बताना कि वायु में ध्वनि कितनी देर ट्रेवल कर सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 330 मीटर प्रति सेकंड। कहीं कहीं 330 दिया होता है और कहीं कहीं 332 मीटर प्रति सेकंड दिया होता है। तो इसको आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और कंफ्यूज नहीं होना। 29 क्वेश्चन है अपना, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है और जब बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का स्तर बढ़ेगा, घटेगा या उतना ही रहेगा, या पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। तो आप बताइए। इसे आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं घर पर। वैसे तो ठंडियां आ गई लेकिन आप फिर भी ट्राई करना कि बर्फ की जमी हुई जो टुकड़ा हो उसे आप अपने पानी के भरे हुए गिलास में डाल देना। फिर आप देखना अगर बर्फ पिघल रही है तो क्या पानी से बाहर, गिलास से पानी बाहर फैल रहा है। अगर नहीं फैल रहा है तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उतना ही रहेगा। आप
प्रैक्टिकल करके देख लेना इस क्वेश्चन को और कभी भी आप भूलेंगे नहीं, इस बात की गारंटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या संचित ऊर्जा? तो इसका सही आंसर आप कमेंट करिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो चाबी भरी घड़ी में हो जाती है स्थितिज ऊर्जा, जो कि बाद में गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो चलिए ये अपनी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको नीचे एक साथ दिए गए। तो ये रहे आपके आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए और इस वीडियो को 2 से 3 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सबसे जरूरी बात खुश रहिए। थैंक यू।